हेलो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे यूपीएससी सीसैट 2026 के बारे में। राइट, जो हमारा टारगेट है, जो भी ऑडियंस हमारी ये इसको देखने वाली है या फिर देख रहे हैं, मेरा टारगेट होगा और आपका भी टारगेट होगा ये कि हम 100 स्कोर सीसैट में ईजिली स्कोर कर सके 2026 में। ठीक है, क्योंकि सीसैट में बहुत सारे बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो एम है वो ये है कि आपको 100 स्कोर पे ईजिली पहुँचा दूँ, ताकि आपका सीसैट का जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आपका सीसेट का जो इशू है वो ख़त्म हो जाए और आप इजीली जीएस पे फोकस कर सकें। ठीक है, पर यहाँ पे इस वीडियो का जो मेन टारगेट है दैट इज़ आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सो यहाँ पे हम 99% एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, हमारा ये टारगेट होगा कि हम 99% एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डील करें, उसको सॉल्व करें। राइट, अब इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे 99% एक्यूरेसी ऐसे सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आइडिया है, बट 99% एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने वो चीज़ों को ठीक कर लिया, वो प्रॉब्लम्स को सही कर लिया, वो लूप होल्स को अगर आपने फिक्स कर दिया, सो 99% एक्यूरेसी नॉट ए बिग डील। ठीक है, और आरसी को करना बहुत ईजी होता है, उसको करने में मैथ्स की तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। राइट, सो ये हमारा टारगेट होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सो जस्ट बेयर विथ मी, ताकि आप एक बार में इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी ऐसा आरसी से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। राइट, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको इंग्लिश की थोड़ी समझ होनी चाहिए, नॉट बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भी अगर आपकी है तो आप आरसी में कर पाएंगे 99% एक्यूरेसी के साथ। राइट, यानी कि आपके 25 स्कोर क्वेश्चंस करेक्ट जाएंगे आरसी में मिनिमम, क्योंकि 27 के अराउंड आते हैं हर साल। राइट, सो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको 99% एक्यूरेसी लानी है और अगर आप नहीं ला पा रहे, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? राइट, सो प्रॉब्लम ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे भी आप, या फिर आपको जिसने भी गाइड किया है, वो बताते हैं आरसी को लेकर के थोड़ा सा कुछ मिसकंसेप्शन है कि वो समझ नहीं पाते। वो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सोल्यूशन देते हैं आरसी का, उसमें भी उनके आंसर्स गलत होते हैं कई सारे। ऐसे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिया है, उसमें 7 आंसर गलत हैं सिर्फ आरसी से रिलेटेड। इसका मतलब है कि वो कुछ तो कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका आरसी सही नहीं हो पा रहा है। राइट, सो क्या दिक्कत है और यूपीएससी के साथ उनका आंसर मैच क्यों नहीं करता? देखो, यूपीएससी जो है वो एक लॉजिक, एक आर्ग्यूमेंट फॉलो करती है। ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट को अगर आपने ट्रेस कर लिया, समझ लिया, तो आपके 99% एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। एंड द मेन आर्ग्यूमेंट जो है मेरा इस वीडियो का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपने उस लॉजिक का, उस आर्ग्यूमेंट का जो लोकस है उसको समझ लिया कि यूपीएससी कैसे उस आर्ग्यूमेंट को फॉलो करती है अपने सारे क्वेश्चंस में, अगर आपने वो चीज़ समझ लिया, देन आपको 99% एक्यूरेसी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर क्या है वो लोकस क्या है, वो आर्ग्यूमेंट क्या है, जो वो लॉजिक क्या है जिसको यूपीएससी फॉलो करता है। राइट, सो एक यहाँ पे एक 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 सर्कल लिया है मैंने। ठीक है, और फिजिक्स में मैं फिजिक्स से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि साइंस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो मैं उसमें, मुझे मज़ा आता है उसके साथ डील करने में। सो दिस इज़ अ सर्कल, और जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। दिस इज़ अ सर्कल, और इमेजिन कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ उसकी स्पीड है, वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते जा रहा है, वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और इस पर चलेगा। राइट, अब एक पैराग्राफ जो आप पढ़ते हो, ठीक है, एक पैराग्राफ जो आप पढ़ते हो, जो आपके क्वेश्चन में आएगा सीसेट में, आरसी में, वो पैराग्राफ इस किसी बड़े पैराग्राफ का हिस्सा होता है। वो पूरा पैराग्राफ अपने आप में नहीं होता, वो एक बड़े पैराग्राफ का हिस्सा होता है। सो वो बड़ा पैराग्राफ जो है वो, उसको ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं कि किसी एक पार्ट को ऐसे काट के निकाल दिया हमने। ठीक है, एक पार्ट, छोटे पार्ट को काट के निकाल दिया, इसके ऊपर आपके एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। मेजॉरिटी दो क्वेश्चन होते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर, एक क्वेश्चन वाले 3 4 5 ही ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जिसके ऊपर एक एक क्वेश्चन हो। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस दो दो होते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर। राइट, सो एक छोटा सा पैराग्राफ ऐसे काट के निकाला। ठीक है, एक पूरे सर्कल से, एक पूरे बड़े पैराग्राफ से, बड़े एसे से, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बना दिए। राइट, नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आपने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे, एक सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और किसी समय मान लो वो रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है यहाँ पे, और एक किसी जगह पे एक रस्सी टूट जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो पहले ऐसे जा रहा था, जैसे ये रस्सी टूटी है, ये रस्सी जैसे ही टूटती है, अब ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? सो जिसको भी आइडिया नहीं है वो मैं यहाँ बता दूँ कि ऑब्जेक्ट अपने टेंजेंट की तरफ निकलता है।
ठीक है ना, अपने टेंजेंट की तरफ निकलता है। सो टेंजेंट वो रास्ता है जिसको ये पूरे पाथ में फॉलो करते आ रहा था पोटेंशियली, अगर इसकी रस्सी टूट जाती तो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी रस्सी टूटेगी उस पॉइंट के टेंजेंट से वो उस मोशन के रास्ते पे चला जाएगा। तो सपोज ये पैराग्राफ अगर काट के निकाला गया है, तो इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस बड़े पैराग्राफ के आर्ग्यूमेंट को फॉलो करेगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि इस पैराग्राफ से जो काट के निकाला गया है, बड़े पैराग्राफ से ये जो छोटा पैराग्राफ निकाला गया है, उसमें से अब कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मेजरली इस बड़े पैराग्राफ के आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहा होगा। यूपीएससी चाहती है कि आप इस पैराग्राफ के, इस छोटे वाले पैराग्राफ के आर्ग्यूमेंट को पहचानें और साथ ही आप इस बड़े वाले पैराग्राफ से उसको कनेक्ट कर दें। जब आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है ना, तो आपके आंसर सारे के सारे सही आएंगे। ठीक है, और कोचिंग वाले आपके साथ दिक्कत ये करते हैं, वो ये बताते हैं कि इसमें जो मेंशन नहीं है आप उसको रिजेक्ट कर दो एज एन आंसर। ठीक है, पर यूपीएससी आपको वहाँ पे फंसा देगा, क्योंकि वो चाहता है कि इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, वो इसके अंदर जो बड़े वाले पैराग्राफ के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके साथ आप बैक ट्रेस करो, इसको यहाँ पे ऐसे बैक ट्रेस करो और पहचानो कि क्या ऐसी कोई बात हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाएं कि जो चीज़ पैराग्राफ में मेंशन नहीं है डायरेक्टली उसको हम आंसर में नहीं रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको थोड़ा सोचना है कि क्या आर्ग्यूमेंट फॉलो हो रहा है, यानी कि जो ऑथर है वो क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है ना, उस वो क्या सोचते हुए उसने ये बड़ा वाला पैराग्राफ लिखा होगा, या फिर ये छोटे वाले पैराग्राफ के पीछे की क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है ना, अगर वो थॉट प्रोसेस अगर आप समझ जाते हैं तो आप, यू ट्रस्ट मी, आपका एक भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दिस इज़ माय गारंटी। और यूपीएससी यही आपको चाहती है कि आप पकड़ पाओ। अगर आप नहीं पकड़ पाते तो आपके आंसर गलत आते हैं। ठीक है, यूपीएससी आरसी में गलत आंसर नहीं देती, उनके आंसर्स क्वाइट करेक्ट होते हैं, वो गलत आंसर नहीं देते। पर कोचिंग वाले उस आंसर्स को, उस लॉजिक को पीछे जाके समझ नहीं पाते, उतनी वो जद्दोजहद नहीं करते, उसको बस जो समझ में आता है डायरेक्टली वो आंसर दे देते हैं। ठीक है, और अब तो चैट जीपीटी का ज़माना है तो ऑब्वियसली इतना तो कोई मेहनत करेगा ही नहीं, और चैट जीपीटी इस मामले में थोड़ा फेल हो सकता है क्योंकि आपको अपनी समझ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। राइट, सो प्रैक्टिस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इस जो भी हमने यहाँ पे सीखा, दिस इज़ एक्चुअली द क्रक्स। ठीक है, अब इसको हल्के मत लेना, दिस इज़ एक्चुअली द क्रक्स। और आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये, दिस इज़ एक्चुअली द क्रक्स। ठीक है ना, जो भी आपने अभी यहाँ पे जो भी डिस्कशन में हमने देखा, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस होल वीडियो। ठीक है, बस इसका हम इम्प्लीमेंटेशन आगे देखते जाएंगे कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने ये इम्प्लीमेंटेशन समझ लिया तो ट्रस्ट मी, आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब पहले एक बार हम देखते हैं कि ज़रा क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या है और किस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में। सो टोटल यहाँ पे 27 क्वेश्चन है और ये 2025 का क्वेश्चन ब्रेकअप है, पेपर ब्रेकअप आरसी का। ठीक है, आरसी का ब्रेकअप है। सो इसके अंदर 12 ऐसे पैराग्राफ्स हैं यहाँ तक जिसके ऊपर दो दो क्वेश्चन है, यानी कि 24, और 3 ऐसे पैराग्राफ हैं जिसके ऊपर एक एक क्वेश्चन है। और उसमें आप टॉपिक्स देख सकते हो, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, सोशल इक्वालिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इंडिजिनस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं इसको, पॉपुलेशन, नेट जीरो कार्बन, बैटरीज, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, एनजीओ, इन्फ्लेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर। राइट, देन कम्स की टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप क्या है, तो एक क्रिटिकल मैसेज ढूंढने को बोलेगा, इन्फरेंस, लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज ढूंढने को बोलेगा, क्रिटिकल मैसेज, कॉरोलरी, क्रिटिकल आइडिया, क्रक्स, क्रिटिकल आइडिया, लॉजिकल, रैशनल, प्रैग्मेटिक, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल मैसेज। और एक दूसरा क्वेश्चन होगा हमेशा एजम्पशन पे। ठीक है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि इसमें जो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो एजम्पशन वाले क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है, बाकी पे भी अप्लाई होता है पर एजम्पशन वाले में सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर आपको एजम्पशन वाले क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपको जस्ट समझाने के लिए, उस मेथड को आप ज़रूर ध्यान में रखें, तभी आपके एजम्पशन वाले क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे। राइट, और यहाँ जहाँ पे भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे लॉजिकल, रैशनल, प्रैग्मेटिक मैसेज, ये आपको क्या है कि ऑथर की माइंडसेट समझने की ज़रूरत है, कॉर्लरी निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे है, और जो क्रिटिकल मैसेज है, ये सारे जो क्रक्स है ये आपको उस टेक्स्ट का जो भी पैसेज दिया होगा क्वेश्चन में उसका आपको समरी निकालना है। क्रिटिकल मैसेज अगेन यहाँ पे भी यही चीज़ है। सो द पॉइंट इज़ कि आपको ऑथर के माइंडसेट को समझना है कि जिसने भी वो पैराग्राफ लिखा है वो क्या सोच रहा होगा। ठीक है, वो चीज़ अगर आप
जितनी जल्दी समझ पाते हैं आपकी एक्यूरेसी उतनी जल्दी बढ़ेगी। और अगर आपने ये चीज़ एक दिन में कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी एक दिन में एकदम से जंप कर जाएगी, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, पूरा समझ लिया है अच्छे से और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, आपकी एक्यूरेसी 99% तक पहुंच जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ माय गारंटी, यू कैन डू इट। ठीक है, जिसकी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो पक्का कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं। सो 27 ये पिछले 4 साल से पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, 2025 में भी 27 क्वेश्चन ही हैं। सो कंटिन्यूसली इतने ही हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 27 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश सेक्शन से और बाकी के 53 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग से, जिसमें मैथ्स डोमिनेट करता है, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ 20 अराउंड 15 से 20 के बीच में होते हैं। सो वो हम चीज़ दूसरे वीडियो में देखेंगे कि मैथ्स सेक्शन को कैसे करना है, राइट। ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर इन्होंने कैसे कैसे उस मेथड को यूज़ किया है और कैसे हम उस जहाँ पे गलत हो सकते थे, कोचिंग सेंटर्स वाले भी जहाँ पे गलत होते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं गलती करने से। ठीक है, ये एक पैसेज है, पैराग्राफ है और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के ऊपर है। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है उसी के ऊपर एंड इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ये कर लिया है, इसको एक बार आप रोक के खुद से करके देखें, और अगर आपने ये कर लिया है सो यू विल कम टू द क्वेश्चन। UPSC इस क्वेश्चन का आंसर देती है C और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसका आंसर देते हैं A, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपने इसका किया होगा तो आपने से A, C या कुछ भी इसमें से चूज़ किया है। मेजॉरिटी लोग इसमें से शायद A चूज़ करेंगे या फिर C भी कर सकते हैं। सो UPSC ने जो C दिया है वो है बोथ A एंड B, पर जो कोचिंग वालों ने गलत दिया है वो है A। अब क्यों इन्होंने A दिया है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। A यानी कि ओनली वन उन्होंने सही माना है और सेकेंड ऑप्शन जो है उसको गलत माना है। अब जब सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, अब ये किस लिए गलत माना है? क्योंकि सारे के सारे कोचिंग वाले आपको ये समझाएंगे कि जब तक डायरेक्ट मेंशन ना हो किसी भी चीज़ का पैसेज के अंदर, आप उस पैसेज को, उस ऑप्शन को गलत मानेंगे, राइट। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी पैसेज की वजह से निकल के आ रहा है, बट द पॉइंट इज कि ये होल पैसेज जो है यहाँ पे आप देखोगे कि CSET का जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक ही पैसेज से रिलेटेड, एक ही टॉपिक से रिलेटेड कई सारे पैसेज होते हैं और वो एक बड़े ऐसे का छोटे छोटे पैसेजेस निकाल के वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आप जब खुद से एक सर्वे करोगे, किसी एक साल का कर लो, उसमें आप देखोगे कि एक ही पैसेज, एक ही पैराग्राफ, एक ही ऐसे से बड़े राइटअप से निकाल करके कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो वहाँ पे आपको इस ऑथर के पीछे का जो थॉट है, इस टेक्स्ट के पीछे का, इस पैसेज के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ेगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बात कहीं ना कहीं तो लिखी गई है और इसमें भी लिखी गई है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली जरूर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात है और इस पूरे पैसेज में फूड जो वेस्टेज है उसको रोकने की बात कही जा रही है। तो उस केस में यहाँ पे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये सही हो जाता है क्योंकि हाउस होल्ड की चर्चा की जा रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड में जब आएंगे तो ऑल सिटीजन्स भी आ जाएंगे एंड उस केस में इसका आंसर C होगा, ना कि E होगा, जो कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बताते हैं, राइट। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या दिक्कत है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन राइजेस, ठीक है, इन्फ्लेशन के ऊपर है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लॉजिकल रैशनल इन्फरेंसेस, यानी कि इन्फरेंस क्या निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन से, वो पूछा जा रहा है, राइट। अब इसका पहले हम देखते हैं जवाब। UPSC ने दिया है C और अदर्स यानी इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये सारे एक्चुअली जो आंसर मैंने यहाँ पे लिए हैं अदर्स के केस में, वो सारे आंसर जो है वो दृष्टि के हैं, ठीक है ना, दृष्टि के। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टि ने ही ऐसे आंसर्स दिए हैं, विजन या फिर वाजीराम, ऐसे बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी बहुत सारे आंसर्स गलत ऐसे दिए हैं। तो पॉइंट ये है कि आखिर ये गलती क्यों कर रहे हैं और क्या सोच के उन्होंने ये आंसर दिया है, राइट। तो UPSC का C है, बाकी लोगों ने B दिया है। पहले हम देखते हैं कि C में क्या, फिर अगेन बोथ 1 एंड 2, और उन्होंने सिर्फ 2 को लिया है, 1 को छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें द पॉइंट इज
कि इन्फ्लेशन एंड यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, आप एक को दूसरे से अलग करेंगे और वो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ रखा है इसलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जब आप ये बातें हो रही यहाँ पे, सो सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अब एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि कैन नॉट जैसा वर्ड आ जाए जैसे ही तो आप उसको गलत कर देना, ठीक है। ये बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और ये बहुत ही गलत आइडिया है। इस तरीके से आरसी को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट ओनली ये सब जैसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं इसको लोग कहते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं रहेंगी, राइट। पर उस तरीके से आप देखें तो इसीलिए इसका आंसर उन्होंने बी दिया है, ठीक है ना, ओनली 2। पर यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है बोथ 1 एंड 2, राइट। एंड उस केस में द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परसूड बाय द गवर्नमेंट। ये तो इसके अंदर बात की ही जा रही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है उससे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड होगा। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, और ये यहाँ पे यही डिस्कशन किया जा रहा है कि विदाउट फिस्कल बैकअप आप नहीं मूव कर सकते मॉनेटरी पॉलिसी को राइट डायरेक्शन में, इट इज़ बाउंड टू फेल, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट है इनका, सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज सी नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये जो कैन नॉट वाला इशू है आप उसको उसकी वजह से आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते इस ऑप्शन को। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर इस पैसेज के अंदर क्या बात की गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है। अगेन एक है यहाँ पे टुडे इफ वी कंसीडर द सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे क्या सिटी प्लानिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे एजम्पशंस बनाए गए हैं 2 और उसको देखना है कि कौन सा सही है। इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी टू पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द सिस्टम्स अप्रोच। ओके, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो इसमें ये बात कही जा रही है कि न्यूयॉर्क सिटी जो बसाई गई है उसके लिए जो मेथड यूज़ किया गया है वो सिस्टम्स अप्रोच यूज़ किया गया है, ठीक है, दैट इज़ द मेथड कॉल्ड। उसके बाद इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सिस्टम्स अप्रोच की डेफिनेशन बताई गई है। द अर्ली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट विच बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग spawned some most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in social sciences, geography, architecture. Planning in India and its education differ from the West. ठीक है, बस यहाँ तक सिर्फ ऊपर की बात जो है वो पूरे वेस्ट की बात की गई है। जो लास्ट सेंटेंस है वो इंडिया के बारे में है और सिर्फ वो ये बता रहा है कि इंडिया में जो प्लानिंग जो इंडिया में है और जो एजुकेशन है उसकी जो एजुकेशन है यानी कि सिटी प्लानिंग और उसकी जो एजुकेशन है इंडिया में वो वेस्ट से अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। ये चीज़ कहीं पे भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस जो लास्ट सेंटेंस है उसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है चीज़, तो आप इसको क्या आउट कर सकते हो। इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी टू पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। ये चीज़ भी कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। इसने जस्ट बताया है कि क्या डिफ़र करता है इंडियन जो प्लानिंग है और उसकी जो एजुकेशन है वो डिफ़र करता है वेस्ट से। अब इसके ऊपर एजम्पशंस बनाए गए हैं, तो आप अगर ऐसे सोच के चलोगे कि जो भी ऑप्शन है यहाँ पे वो अगर मेंशन नहीं है डायरेक्टली टेक्स्ट में तो आंसर आपका डी होना चाहिए, राइट, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है तो डी हो जाएगा इसका आंसर। पर एजम्पशन का मतलब ही होता है कि आपने यहाँ पे जस्ट मैं एक बार फिर से वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे वो पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे एक छोटा पैराग्राफ निकाला गया है वो एक बड़े पैराग्राफ का हिस्सा है और अजम्पशन जब बनाए जाते हैं तो इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है ना, वो समझना ज़रूरी है क्योंकि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके प्रीवियस वेलोसिटी से डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा। सो इसलिए हमें अजम्पशन बनाते समय उसके पीछे के थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो जो ऑथर यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है वो ये बता रहा है कि न्यूयॉर्क में जो टाउन प्लानिंग है वो सिस्टम्स अप्रोच के थ्रू है और सिस्टम्स अप्रोच इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि सिस्टम अप्रोच उनके करिकुलम का हिस्सा बन चुका था, राइट। सो इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है
क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम की बात है, तभी उसने कहा कि इंडिया में वो जो है चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उसको अगर ठीक करने की ज़रूरत है तो हमें न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स चाहिए जो सिस्टम या फिर मॉडर्न प्रैक्टिसेस से रिलेवेंट नॉलेज उनके पास हो। सो दिस सिम्स करेक्ट। ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। अब ये चीज़ जो है ये इस ऑप्शन में या फिर इस टेक्स्ट में दूर से भी नहीं कहने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने जस्ट बताया है कि इनकी डिफरेंट है इंडिया में, पर ये कहीं पे भी नहीं बताया है कि ऐसी चीज़ कि इंडिया में ऐसी कोई पोटेंशियल है ही नहीं, नो कैपेसिटी और पोटेंशियल। तो इस केस में ये ऑप्शन देखो, दोनों ऑप्शन में से कोई भी इसके अंदर मेंशन नहीं है, पर अगर आप ये देखो तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है ना, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मैच करेगा, बट दिस वन विल नॉट फिट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए और सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, मुझे भी अभी ध्यान नहीं है, एक बार देखते हैं। सो यूपीएससी ने इसका आंसर ए दिया है, ठीक है, पर दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर डी दिया है। सो अभी आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो क्या लॉजिक फॉलो करते हैं एंड यूपीएससी क्या लॉजिक फॉलो करता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करते समय आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे सच में याद नहीं था कि इसका क्या आंसर होगा। सो आई जस्ट डिड इट जैसे मैं इसको एग्जाम हॉल में करता वैसे ही, और उतना डर भी लग रहा था मुझे, राइट। सो इसका आंसर ए है। क्यों? क्योंकि जबकि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर दिस ऑप्शन इज टेंजेंशियल टू दिस पैराग्राफ। ठीक है, यहीं से निकलेगा, पर ये वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं कही जा रही है कि जिससे हम कैपेसिटी और पोटेंशियल को निगेट करते, राइट। सो उस केस में सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इम्फैटिकली कन्वेड मैसेज पूछा गया है, राइट। जो ये पैसेज है वो हिस्ट्री ऑफ साइंस के ऊपर है, और इसका अगर हम आंसर देखें तो यूपीएससी ने डी दिया है, पर दूसरे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बी दिया है। क्यों ऐसा हो सकता है कि इन्होंने क्या सोच के बी दिया होगा? अगर बी दिया है इसका मतलब इन्होंने सिर्फ सेकेंड ऑप्शन को सही माना है, फर्स्ट ऑप्शन को गलत माना है, राइट। अब इस केस में अगर हम देखें, सो सेकेंड ऑप्शन को सही माना है, और जबकि यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी, विच इज़ नीदर। ठीक है ना, यानी कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका दोनों ही आंसर गलत है, पर जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका एक आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है ऑथर का वो ये है कि इट इज़ द विल ऑफ द पीपल दैट डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। यानी हम साइंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, नॉट द साइंस इटसेल्फ। साइंस को का अपना कोई इंटेंशन नहीं है, राइट। हमने उसको कैसे यूज़ किया है, दैट डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, और उस केस में ये गलत हो जाता है। विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है मेन वो ये है कि साइंस की वजह से हमारी दुनिया काफ़ी प्रोग्रेस की है, पर इसने कभी भी ये नहीं कहा कि सोसाइटी बिल्कुल ही या फिर मैनकाइंड बिल्कुल ही एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी। इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यूपीएससी ने इसका डी आंसर दिया है, ना कि बी दिया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो आंसर है उसको कैसे निकाला जा रहा है, यूपीएससी क्या सोच रहा है। जब आप ये समझने लगते हैं कि यूपीएससी ने क्या सोच के वो आंसर दिया है, तो फिर आपको 99% एक्यूरेसी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। 25 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही जाएंगे ही जाएंगे आउट ऑफ 27। दिस इज़ माई गारंटी, अगर आपने सब कुछ सही से किया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे जियोग्राफर्स एनालाइज 175 सैटेलाइट इमेजेस, और इसके ऊपर अगेन एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, और अगेन आंसर इसका कोचिंग ने ए दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी जिसकी वजह से ये डिस्पैरिटी है इनके आंसर्स में, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है इवोल्यूशन के ऊपर, और अगेन यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज पूछा गया है इस पैसेज का। ठीक है, इसका आंसर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने सी दिया है, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बी या सी दोनों में से एक कंसीडर किया है। तो यहाँ पे कुछ हद तक तो क्लोज है, पर फिर भी इन्होंने बी भी कंसीडर किया है। सो अगेन यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि यूपीएससी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं सीसैट, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट है। जो टीचर्स या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यूपीएससी के वे ऑफ थिंकिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका आंसर गलत आ रहा है बार बार। ठीक है,
सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर अगर देखें तो यूपीएससी ने डी दिया है और इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बी या ए दिया है, जो कि काफ़ी अलग है। तो अगेन सेम रीज़न है इसके पीछे, और आई गारंटी आप ये सारे क्वेश्चन रोक करके, स्क्रीन रोक करके देखो, खुद से करके देखो, फिर उसका आंसर मैच करो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो मैंने बताया है जैसे वैसे करके देखो, आपका आंसर 100% मैच करेगा यूपीएससी के साथ। ठीक है, सो हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग सही होना है ताकि हमें मार्क्स मिल सके, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। सो वाई इज़ दिस डिफरेंस, हमने ये पहले भी बात करी, एंड द क्रक्स मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसके डिफरेंस आंसर में क्यों आ रहे हैं। द रीज़न इज़ इन लाइज इन लॉजिक, कि जो लॉजिक फॉलो करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड जो लॉजिक फॉलो कर रही है यूपीएससी का पेपर सेटर्स, जो लॉजिक फॉलो करते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, इनका जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो काफ़ी एक ये उस थियरी पे चलते हैं कि एक पैसेज जो है बड़े पैसेज का हिस्सा है, और उस बड़े पैसेज के थीम को समझना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे ये आपको बताएंगे कि जो चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और इस केस में आपका आंसर गलत आएगा और आपका नुकसान होगा एग्जाम में, राइट। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आरसी इज़ प्रीटी सिंपल। आपने इसको अगर ढंग से किया, सही तरीके से फॉलो किया, सारे आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं अगर आपने फॉलो किया है, सो आरसी इज़ प्रीटी सिंपल, और आपके 99% एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रहे हैं। 25 क्वेश्चंस तो आप इजीली करेंगे। ठीक है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर के माइंड में घुसने जैसा है, कि हम उनके माइंड में घुस के और फिर हम समझते हैं कि आरसी को कैसे डील करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ इट। ये क्यों मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और क्योंकि इसके फ़ायदे हैं कि द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं मैथ्स और यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग के भी वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँगा, प्लस इस पे प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, एंड एक मैं सी सेट के ऊपर एक छोटा सा एक ई बुक भी तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सारी कुछ होंगी उसके अंदर एक बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। सो उसको अवेल करने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड टिल देन सी यू, बाय बाय।